फर्स्ट क्लास है +2 इकोनॉमिक्स की। चैप्टर नेम है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। मैदान जंग सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का ब्रह्मास्त्र। तो सबसे पहले हम जो भी फुल चैप्टर जो है एवी ऑफ इंडिपेंडेंस उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसका जो भी कंटेंट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो जो हम आज पढ़ेंगे। तो जो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास में, तो सिर्फ वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। फुल चैप्टर्स की ब्रीफनेस को, मतलब एक एक कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट रहेगा लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनी रूल, थर्ड रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, फोर्थ पॉइंट रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिफ्थ पॉइंट रहेगा समरी टेबल फॉर एग्जाम, सिक्स्थ में रहेगा फॉरेन ट्रेड, सेवंथ डेमोग्राफिक कंडीशन, एट्थ में आपके रहेंगे कीज रहेंगे, और नाइन्थ पॉइंट में रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेंथ में आपका रहेगा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखेंगे इंट्रोडक्शन, फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी में क्या था कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे चली गई थी। क्रिटिकल कंसेप्ट था कि बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे चली गई थी। तो ब्रिटिश जो इकोनॉमी थी वो ग्रोथ कर रही थी। कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन, जो हमारे इंडियन के रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उसको ब्रिटिश एम्पायर यूज कर। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इसकी ग्रोथ की जो हमारी ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी। बैटल ऑफ प्लासी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कभी कभी। तो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, तो ऑफ कोर्स जो हमारी इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी वो 1947 के बाद शुरू हुई है बेटा। उससे पहले हमारे इंडिया का डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं थी। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री कॉलोनियल रूल और अंडर ब्रिटिश जो पहले था, पहले जो इंडिया था वो एक सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ग्रोथ, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, जितना भी करता था अपना खाता। तो अंडर डेवलप्ड हो गया था हमारी ग्रोथ कम हो। हमारे जो इंडिया में फेमस था वो क्या था, हैंडीक्राफ्ट। तो सेकंड में क्या था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, इंडिया की रेपुटेशन इसलिए ज्यादा थी क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग से ही कल्चरल और ट्रेडिशनल कंट्री रही है, तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह में काफी ज्यादा फेमस। तो अंडर ब्रिटिश रूल में कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश गुड्स, कंज्यूमर ब्रिटिश की गुड्स को लेना पसंद करते थे। डोमेस्टिक वेलफेयर, जो हमारा इंडिया में था वो डोमेस्टिक वेलफेयर ज्यादा चलता था, आज भी है सोशल, आज थोड़ा सा कम है, पहले ज्यादा होता था डोमेस्टिक वेलफेयर। ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो ब्रिटिश का था उसकी जो इकोनॉमिक थी वो मतलब ज्यादा ग्रोथ करनी शुरू कर। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन 4 रीजन है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ में ब्रेक लगे। पहला जो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हम 4 पॉइंट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या था कि गवर्नमेंट जिम्मेदार और कल्टीवेटर इन्होंने बना दिए थे, रिलेशनशिप आ गया था। सेकंड था इसमें लगान में क्या था कि इन्होंने क्या किया था, जो मतलब जिस भी जिम्मेदार की फसल अच्छी हो जाती थी उससे लगान वसूल करते थे, लगान लेते थे, कुछ ना कुछ फिक्स में अमाउंट लेना, कमीशन लेना। सनसेट क्लाउज, जो जिम्मेदार थे उन्होंने अपना राइट खो दिया था लगान डिपॉजिट बाय फिक्स डेट्स। तो मतलब एक क्या था कि वो करना। नो इन्वेस्टमेंट, तो जिम्मेदारों ने किसी भी तरह के जो छोटे किसान होते थे, फार्मर होते थे, उनकी किसी भी उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह कम होती थी तो वो क्या करते थे, वो प्रोड्यूस करते थे, फसल वगैरह करते थे वहां पे, एक तरह का हम कह सकते हैं कि जैसे लेबर करते थे। नो इन्वेस्टमेंट, जिम्मेदार ओनली एक्टेड एज रेंट कलेक्टर्स इग्नोरिंग लैंड प्रोडक्टिविटी। तो जिम्मेदारों ने क्या करना होता था, सिर्फ वो रेंट कलेक्ट करते थे, उनको प्रोडक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता। तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसको इसमें हम 3 पॉइंट करेंगे। प्राइमरी टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मशीन। सेकंड था इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट, इरिगेशन और रिलीज फर्टिलाइजर यूज था। थर्ड पॉइंट है जीरो इंसेंटिव। थर्ड हम देख रहे हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक कमर्शियलाइजेशन था। पहले तो लोग अपने खुद के लिए, खुद के खाने के लिए एग्रीकल्चर करते थे, मतलब कंजप्शन करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेल इन मार्केट में कन्वर्ट हो गया, तो उससे इनकम सोर्स जनरेट होना शुरू। कैश क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, यूट इंडिको। इंसेंटिव ट्रैप, फार्मर गॉट हायर प्राइजेस कैश क्रॉप्स बिटवीन मार्केट डिपेंड, क्योंकि फार्मर भी अब ज्यादा चार्जेस करने लगे थे क्योंकि मार्केट क्या होने लगी थी, डिपेंडेंट होने लगी थी। फ्रीक्वेंट फेमिनाइज, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम फूड क्रॉप्स लाइक द सर्विस फूड शॉप। कैपेसिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट दो तरीके से, फिजिकल नेग्लेक्ट हो गया था, रिसोर्सेज प्रॉपर्टी। नो इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज। उसके बाद क्या था, पॉवर्टी। कुछ छोटे किसान थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स थे, जो रेंट वगैरह क्या करते थे, पे करते थे,
उनके लिए जो इनकम सोर्स था वो बहुत ज्यादा क्या था, कम था। हमारी क्लास चलेगी। उनके पास जो इनकम सोर्स था वो बहुत ज्यादा क्या था। अभी इसी के साथ हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, क्या इफेक्ट आए हैं वो देखते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट फर्निश्ड गुड्स। अब ब्रिटिश क्या करती थी कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट था ब्रिटिश में रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स, ब्रिटिश का वो तो मतलब फ्री था, उस पर किसी भी तरह की ड्यूटी चार्ज या टैरिफ पॉलिसी नहीं अप्लाई होती थी। अभी जो था इंडिया का, जैसे इंडिया की इंडस्ट्री थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी, तो उसके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना होता था, तो उस पर जो टैरिफ ड्यूटी थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, हाई थी। अब पीछे से भी आपने न्यूज सुनी होगी, अभी लेटेस्ट ही आया है कि अमेरिका ने टैरिफ ड्यूटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी इंडिया की। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन, तो एडवर्स इफेक्ट जैसे मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया हो गया, कंज्यूमर डिपेंडेंस, ये इफेक्ट्स हमें पड़ रहे हैं। लैक ऑफ कैपिटल्स गुड्स इंडस्ट्री, तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे मशीन टूल्स हो गए, फर्दर प्रोडक्शन है, स्टील हैवी मशीनरी, तो इसकी जो नई टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है। हमारे इंडिया में कब कैपिटल की क्या थी, कमी थी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ब्रिटिश स्ट्रेटेजी, ब्रिटिश स्ट्रेटेजी क्या थी कि वो इंडिया को चाहता था कि परमानेंटली वो ब्रिटिश ब्रिटेन के ऊपर क्या रहे, डिपेंडेंट रहे टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के लिए। वो जल्दी जल्दी अपनी टेक्निक इंडिया से शेयर नहीं करता था। लिमिटेड रोल एंड लो कंट्रीब्यूशंस, कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट था न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी स्मॉल, छोटा था, जीडीपी कम थी। पब्लिक सेक्टर कॉन्सेंट्रेट था, जो पब्लिक सेक्टर था वो रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट को डेवलप करने में लगा हुआ था। धीरे शुरू हो गई थी, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, कुछ जूट मिल्स हो गए थे, जैसे फॉरनर द्वारा डोमिनेट की जा रही थी बंगाल। उसके बाद टिस्को कंपनी 1907 में टिस्को कंपनी जमशेदपुर में लगी, उसका पोस्ट हुआ था शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज, काफी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये इंडस्ट्री। उसके बाद हम इसकी की नोट्स देखेंगे। की नोट्स में क्या है, सिस्टमैटिक पॉलिसी। सिस्टमैटिक पॉलिसी में क्या है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या ट्रेड पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन, टैरिफ पॉलिसी, ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बेटा। मेजर इंपैक्ट, मास अनएम्प्लॉयमेंट, ओवरक्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मिसिंग लिंक, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कि जो मिसिंग लिंक है वो क्या था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर लिमिटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, लिमिटेड। प्राइवेट हीरो की बात करें तो टिस्को 1907 में बनी। उसके बाद हम देख रहे हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या था कि धीरे धीरे कैसे हुआ। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कीवर्ड्स देखेंगे। तो एक्सपोर्ट ये क्या करता था, जितना भी रॉ मटेरियल होता था वो सारा एक्सपोर्ट कर लेते थे और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट हो जाती थी। तो इसका कीवर्ड था कि जो हमारी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी क्या हो गई थी, बैकवर्ड हो रही थी। डज नॉट प्रोसेस इट्स ओवन रिसोर्सेज, जितने भी हमारे इकोनॉमी के ओवन रिसोर्सेज थे उसको हम फुलफिल नहीं कर। मोनोपोली कंट्रोल एंड स्यूज कैनाल, तो जिसमें क्या था, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड हो गया, लिमिटेड पार्टनर हो गया, स्यूज कैनाल हो गया। तो मोर देन 50% एरिया ऑफ इंडियन ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, कि 50% एरिया उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा। लिमिटेड पार्टनर्स, कि हम जो इंडिया था वो बिजनेस क्या था, लिमिटेड पार्टनर, जैसे चाइना, श्रीलंका, ईरान, इनसे छोटी छोटी कंट्रियों से बिजनेस था। स्यूज कैनाल जैसे डायरेक्ट रूट था, साउथ अफ्रीका, रिड्यूस कॉस्ट। इसका की क्या है कि मतलब वो पूरा इंडिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहता था, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको क्या कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, इनविजिबल आइटम्स, वॉर एक्सपेंस हो गए। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस थे वो सारे मतलब पे किए हैं गवर्नमेंट ऑफिसर इन ब्रिटेन ने। इनविजिबल एक्सपेंसेस होते थे, जैसे जो शिपिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड वगैरह करता था। और वार में जितने भी एक्सपेंस हुए, जितनी भी सारी फंडिंग हुई है ब्रिटिश एम्पायर में, तो ये सारा था। तो एक्सपोर्ट में क्या था, सरप्लस यूज्ड ब्रिटेन टू बेनिफिट नॉट फॉर इंडियन, कि जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसमें क्या था, जो ब्रिटेन था उनको क्या होता था, बेनिफिट होता था। जो इंडिया था उसकी ग्रोथ नहीं होती थी। ड्रेन ऑफ इंडियन प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल ब्रिटिश लेके जा रहे थे। मोनोपोली कंट्रोल की 50% से ज्यादा उनके हाथ में था। स्यूज कनाल, उसकी रिड्यूस था डिस्टेंस, ताकि मतलब ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके। ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि जितना भी इसका सरप्लस था वो सारा का सारा किसका था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या था कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी थी वो सारी बैकवर्ड जा रही थी, बैकवर्डनेस, ग्रोथ नहीं हो रही थी उसकी। तो सेंसस में क्या टर्निंग पॉइंट देखने को मिला हमने 80-81 में और 1921 और आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अगर बात करें तो 80-81 की, तो वो सिस्टमेटिकली एक पॉपुलेशन था, डाटा कलेक्शन लगा हुआ था जैसे, है ना, 10 इयर्स का। उसके बाद 1921 की बात करें तो एक शॉर्ट ग्राफिक आया था
था, जहाँ पे क्या थी, बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं कर रही थी। आफ्टर 1921 में क्या हुआ था कि जो सेकंड स्टेज आया था, तब इंडिया की जो डेथ रेट थी वो फॉल हुई थी, बर्थ रेट क्या हुई थी, हाई हुई थी, पॉपुलेशन क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे की डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो इसके इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी में भी हेल्प करेंगे। बर्थ डेथ रेट वेरी हाई। उसके बाद क्या था, जो इसका की पॉइंट बना, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड पुअर हेल्थ केयर। अगर बर्थ और डेथ रेट हाई होगी तो फैमिली प्लानिंग में क्या थी, कहीं ना कहीं कमी थी, और हेल्थ की फैसिलिटीज सब अवेलेबल नहीं थी। लिटरेसी रेट तो वो भी कम था, फीमेल का लिटरेसी रेट भी कम था। इन्फिनिट मोरालिटी रेट अलार्मिंग, जिसमें क्या था कि डेड बॉडी ज्यादा बढ़ रही थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी लो। लाइफ स्पेन ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। हेल्थ फैसिलिटीज इनएडुकेट। हाई प्रिविलेंस ऑफ वाटर एयरबोर्न डिसीजेस। इसके बाद इसके कोर कंसेप्ट जो हैं वो सेम ही हैं, जो कीवर्ड्स हमने ऊपर पढ़े हैं वो जहां पढ़े हैं वो दोनों सेम है। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, वैसे बिल्कुल सेम कंसेप्ट ही है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन थी उसको डिफरेंट सेक्टर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर्स में हमारी एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट थे 7 to 75%। उसके बाद जो दो सेक्टर्स थे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, उस पे लोग परसेंट डिपेंडेंट थे 10%, और टर्शियरी सेक्टर पे 15 to 20%। तो इसका कीवर्ड क्या था, ऑलमोस्ट, जो मतलब थी ऑलमोस्ट नो शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, नियरली 200 की मतलब जो लेबर थी उसको शिफ्ट नहीं किया गया था इंडस्ट्री से। रीजनल वेरिएशन, कुछ स्टेट थी वो हमारी शिफ्ट हुई थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, तमिलनाडु, आंध्र, है ना, ये सब चीजें हुई थी। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टेट थी जो मतलब चल रही थी, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, तो यहाँ पे वर्क फोर्सेस। तो क्विक रिवीजन में देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर 7 to 75% ओवर इंडिपेंडेंस था, सेकेंडरी 10% इन्फ्लुएंस स्टेज था, टर्शियरी सेक्टर 15 to 20% नेग्लिजिबल ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई थी। तो रेलवे ज्योग्राफिकल एरिया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ड्रेन। ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उन्होंने रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन किया था कि रेलवे की लाइनें वगैरह, पटरी वगैरह बचानी शुरू कर। कमर्शियलाइजेशन कि यहाँ की मतलब क्या है कि जितनी भी क्रॉप्स वगैरह होती हैं उसको जल्दी से जल्दी क्विकली मूव किया जा सके। इकोनॉमिक ड्रेन्स, ताकि कंस्ट्रक्शन करते समय जो भी था इंडिया को बहुत ज्यादा लॉसेस हो और ब्रिटिश को बहुत ज्यादा क्या था, प्रॉफिट हो रहा था। उनके इन्वेस्टर डे बाय डे इंडिया में क्या हो रहे थे, इंक्रीज। रोड्स एंड कम्युनिकेशंस, रोड्स एंड कम्युनिकेशंस में हम देख रहे हैं पर्पस ऑफ द ड्राइव ऑन रोड, मतलब एक तो ड्राइव जो सड़कें बनाई थी, एक तो ड्राइव करने के लिए सड़कें बनाई थी, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ था, लैक ऑफ ऑल वेदर रोड्स, कि मतलब इंडिया में पहले मिट्टी की सड़कें होती थी तो वहां पे मानसून वगैरह में व्हीकल वगैरह ड्राइव करना मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल था कि ड्राइव इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो। उसके लिए इन्होंने रोड्स वगैरह भी बनाई, पोस्टल सर्विस वगैरह भी शुरू की, ताकि बिजनेस को थोड़ा सा और ज्यादा क्या किया जा सके, तेजी। अभी देखेंगे वाटर एयर ट्रांसपोर्ट जैसे था। वाटर एयर ट्रांसपोर्ट में क्या था कि जितनी भी अनसेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट की, मतलब डेवलपमेंट तो हो रही थी बट स्लोली हो रही थी, ज्यादा फास्ट नहीं हो रही थी। उसी उड़ीसा कोस्ट कैनाल पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया था उन्होंने जब का उड़ीसा कैनाल बनाई थी। तो मेन मोटिव इनका क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, कि जितना भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा वो कंट्रोल करना चाहते थे। जितना भी रॉ मटेरियल है उसको ब्रिटेन में क्या करना चाहते थे, एक्सपोर्ट करना चाहते थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्ट, जितना भी सारा ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट सरप्लस फंड थे कि पैसा ज्यादा से ज्यादा इंडिया में क्या किया जाए, इन्वेस्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं उसकी समरी, जो रेलवे था, कमर्शियलाइजेशन, लिंकिंग पोर्ट इन लैंड रॉ मटेरियल, कि उसको बनाने का पर्पस क्या था, लिंकिंग पोर्ट, कि एक दूसरे पोर्ट को आपस में जोड़ा जा सके फॉर रॉ मटेरियल। रोड्स मोबाइलाइजेशन, मूविंग द आर्मी एंड रॉ मटेरियल। रोड्स क्यों बनाई उन्होंने, ताकि आर्मी को आने जाने में, रॉ मटेरियल इधर उधर मूव करने में हमें प्रॉब्लम फेस ना हो। टेलीग्राफ, law and order, faster communication for administrative control, waterways, uneconomical, fail to compete the railway efficiency। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूट्स क्या थे, तो जिसमें क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स हो गया, ट्रांसपोर्ट इवैल्यूएशन, फेमाइन कंट्रोल हो गया, या मोनेटाइजेशन हो गया। जिसमें था कि जो कमर्शियलाइजेशन था, मतलब उसको बढ़ावा दे रहे थे, एग्रीकल्चर की मार्केट बन रही थी, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, मूवमेंट करने के लिए फूड सिक्योरिटी वगैरह भी बढ़ रही थी। इससे क्या था, हमारा मोनेटाइजेशन होना शुरू हो गया था एग्रीकल्चर। पॉजिटिव कंट्रीब्यूट की बात करें तो जो कंसेप्ट थे,
जितना ब्रिटिश लेफ्ट बिहाइंड द स्ट्रक्चर सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियली फ्रेम, जो भी ब्रिटिश ने बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे सिविल सर्विसेज को दफ्तर वगैरह बनाए थे सरकारी, जुडिशियली फ्रेमवर्क बनाया था, उसी फ्रेमवर्क को इंडिया ने अटेम्प्ट किया है। जो इंडियन के लीडर्स थे उसी को ही मैनेज करते थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तो वो तो अभी तक भी चल रहा है कहीं कहीं पे। समरी टेबल, तो एग्रीकल्चर समरी टेबल, जो एग्रीकल्चर था, कमर्शियलाइजेशन, मार्केट ओरिएंटेड फ्रेमिंग, जब इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हुआ तो बेनिफिट क्या हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया था उन्होंने, रेलवे रोड्स, नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन, इंडिया ने उसी को ही नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन के लिए बढ़ावा दे दिया था। सोशल फेमाइन चेक, जो भी लॉजिस्टिक होता था, मास डाइवर्शंस, उस पर वर्क किया। इकोनॉमी, मॉनेटरी सिस्टम, ट्रेड एंड स्टैंडर्ड वैल्यूएशन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एक टेम्पल फॉर गवर्निंग ए लार्ज रिवर्स। लास्ट इसका आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देखा जाए तो मेडिकल रिपोर्ट में देखेंगे तो उसमें क्या था, कॉलोनियल इकोनॉमी हो गया या सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। जो इकोनॉमी था उसमें क्या था,